निजी शिक्षण संस्थान को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं और इश्तियाक जी हमारे साथ बने हुए हैं। इश्तियाक जी से विशेष बातचीत के अंदर जो मेरे सवाल हैं, इश्तियाक जी, यहाँ कितने निजी स्कूल हैं किशनगढ़ में? सर 220 के लगभग जो है निजी विद्यालय अभी किशनगढ़ क्षेत्र में, किशनगढ़ शहर में जो है किशनगढ़ क्षेत्र में कार्यरत है। और कितने यहाँ पर जो हैं शिक्षक और उनसे जुड़े हुए विद्यालय से कर्मचारी हैं? सर इन 220 विद्यालयों में अनुमानित 4 से 5 हज़ार शिक्षक और कर्मचारी जो है अपनी रोजी रोटी इन विद्यालयों के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं। अभी 217 स्कूल्स के अंदर अनुमानित 150 से 200 शायद जो जितने स्कूल्स हैं, जो मजले स्कूल्स हैं, मतलब बड़े स्कूल्स भी हैं इसके अंदर 217 में, तो जो छोटे स्कूल्स हैं निजी स्कूल्स, उनके शिक्षकों को क्या सैलरी अभी मिल पाई है या नहीं? सर अभी जैसे कि शिक्षा विभाग का और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का 9 अप्रैल के एक आदेश में उन्होंने ये कहा था कि आप फीस तो नहीं ले सकते हो, लेकिन अपने शिक्षकों को और कर्मचारियों को वेतन देना है, तो उस नियम की, उस आदेश की हमने अक्षरशः पालना की और अपने स्टाफ को, भले ही हमारे पास फीस नहीं आई, हम आर्थिक संकट में घिरे रहे सरकार की और माननीय शिक्षा मंत्री की अदूरदर्शी आदेश की वजह से, लेकिन कोरोना काल था, मानवीयता को देखते हुए हमने अपने कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा करी और उन्हें आदेश की पालना में पूरा भुगतान दिया, सारी कर्मचारियों को फीस नहीं आने के बावजूद भी। एक बड़ा जो सवाल है वो सवाल ये है कि यहाँ पर जितने भी शिक्षक जो जुड़े हुए हैं अपने साथ में, उन शिक्षकों को लेकर आपने तो आज उनका सैलरी पे किया है, उनको सैलरी दिया भी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ 217 स्कूल्स हैं, जिनमें से लगभग 150-200 स्कूल ऐसे भी हैं जो छोटे स्कूल्स हैं, और जहाँ तक जानकारी आई है कि भाई जितने स्कूल्स हैं उनके जो फीस हैं, जो फीस का आने का जो तरीका है वो लगभग एग्जामिनेशन समय में आता है, और कोरोना के समय जो मामला रहा कि एग्जामिनेशन भी ड्रॉप हो गए थे, तो ऐसे कितने विद्यालय हैं कि जिनके पिछले सत्र की अभी तक फीस ही नहीं आई है? सर 220 में से आप ये मान लीजिए कि 200 से ज़्यादा विद्यालय बिल्कुल मिडिल स्तर के, मंझोले स्तर के आते हैं, जिनकी फ़ीस 5 से 10 हज़ार रुपये होती है, और इन विद्यालयों की फ़ीस का जो समय होता है वह मार्च अप्रैल में परीक्षा के समय और परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षा परिणाम जब हम देते हैं, प्रोग्रेस रिज़ल्ट वगैरह, तभी आती है। क्योंकि इस साल 14 मार्च को ही लॉकडाउन आदेश आकर विद्यालयों को बंद कर दिया गया और उसके बाद अभी तक विद्यालय वापस नहीं खुले, तो उन सत्रों की, इन छोटे और मंझले स्कूल संचालकों की, उन स्कूलों की फ़ीस लगभग 70 से 80%, 60 से 70% आप कह लो कि फ़ीस उनकी बकाया है। मेरे खुद के विद्यालय की बात करूं तो 5 से 6 लाख रुपए फ़ीस मेरी अभी इस पिछले सत्र की बकाया है, जो कि मार्च अप्रैल में ही रिकवरी होती, मार्च अप्रैल में ही जिनका आना होता। इन छोटे स्कूलों की पीड़ा यही है कि ये उसी समय फ़ीस लेते हैं, इनका पूरा साल भर की जो फ़ीस की रिकवरी होती है लगभग 60 से 70% वे परीक्षा काल में और परीक्षा के बाद जो हम रिज़ल्ट परिणाम वितरित करते हैं उसी समय होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से, विद्यालय बंद होने की वजह से ये फ़ीसें रुक गई। इस वजह से हम सभी ये मंझले और छोटे स्तर के स्कूल संचालक घोर आर्थिक संकट में गिर गए। एक सवाल मेरा और बड़ा सवाल जो अभी चल रहा है, जो हर जगह अभिभावक जो आज जो नो फीस नो स्कूल का मुद्दा लेके बैठे हैं, तो एक चीज़ आप ये क्लियर करें कि जो स्कूल अभी फ़ीस की मांग कर रहा है वो पिछले सत्र में जो बकाया फीसेज हैं उनकी मांग कर रहा है या अभी नए सत्र की मांग कर रहा है? सर पिछले सत्र की जो छोटे और मंझले स्कूल हैं उनकी तो बकाया है ही, मैंने अभी आपको बताया कि मार्च अप्रैल में ही फ़ीस आनी होती है। और नो स्कूल नो फीस का जो मुद्दा है, अभिभावक इसमें सभी तरह के शामिल हैं। मुझे आप बताइए कि एक अभिभावक जो मेडिकल चलाता है, एक अभिभावक जो किराना की दुकान चलाता है, एक अभिभावक जो सरकारी कर्मचारी है, उसको नो फीस नो स्कूल के अभियान से क्या लेना देना? क्योंकि उसका व्यवसाय है, उसका कार्य है, उसका वेतन नियमित चल रहा है। मेरा सवाल सुनिए आप, मेरा सवाल ये है कि इसमें जो अभी स्कूल्स जो हैं अभी जो फीस की मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि भाई पिछले सत्र का भी 5 से 6 लाख रुपए फीस हमारा बाकी चल रहा है, जी। तो आप अभी यही चाह रहे हैं कि भाई पिछले सत्र का तो कम से कम अभिभावक फीस दें, ताकि जितने भी शिक्षक कर्मचारी जुड़े हुए हैं उनका वेतन या बिल्डिंग का किराया, अदर एक्सपेंसेस निकले हैं। तो यही मांग है आपकी कि भाई पिछली जो कम से कम फीस बकाया है वो तो
आनी चाहिए। बिल्कुल पिछली फीस जो है आनी ही चाहिए, और नए सत्र को जब भी खुलेगा तब सारे निजी विद्यालय संचालक सरकार की गाइडलाइन क्या रहती है निजी विद्यालय खुलने के बाद और अभिभावकों का हित उसमें क्या रहता है, निजी विद्यालय संचालक दोनों का सामंजस्य बना के नए सत्र के हिसाब से नीति बनाएगा। आप देख रहे थे एक स्कूल संचालक की व्यथा कि किस तरीके से पिछले सत्र की, यहाँ डीजल पब्लिक स्कूल में हम लोग यहाँ आज उपस्थित हैं, पिछले सत्र की 5 से 6 लाख रुपए फीस बकाया है। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि नो फीस नो स्कूल का जो मुद्दा चल रहा है अभिभावकों के द्वारा, वो बड़े स्कूल्स के पेरेंट्स, बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन 90% स्कूलें ऐसी हैं जो मध्यम स्कूलें हैं, छोटी स्कूलें हैं, जहाँ पर उनका फीस स्ट्रक्चर ऑल ओवर जो है 10 से 15 हज़ार रुपये ही है, लेकिन वहाँ पर भी पेरेंट्स, अभिभावक अभी तक उन्होंने फीसें जमा नहीं करवाई है। वो लोग जब परीक्षा नज़दीक आती है तब फीसें जमा करते हैं। लेकिन कोरोना खा गया शिक्षक को, कोरोना खा गया शिक्षा सत्र को, और यहाँ पर आज शिक्षक फीस पिछले साल की भी आने में यहाँ पर जो है लापरवाही बरती गई अभिभावकों द्वारा, उसका सीधा खामियाजा भुगत रहा है एक शिक्षक जो आज भूखे मरने के कगार पर हैं। इसी कड़ी में लगातार बने रहिएगा। मैं ओम प्रकाश नाजवानी, आप देख रहे हैं आगाज़ की आवाज़। शिक्षा के क्षेत्र पर, शिक्षकों के जीवन पर लगा ताला, ये एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही चिंताजनक विषय है कि बच्चों को शिक्षा का ज्ञान देने वाला शिक्षक ही आज बेरोजगारी के कगार पर खड़ा है। और इसी विषय को लेकर आज हम उपस्थित हैं डीजल पब्लिक स्कूल में, जहां हमारे साथ संचालक बने हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ के संचालक महोदय से इनका परिचय जानूंगा और जानूंगा कि किस तरीके से जो है शिक्षा सत्र प्रभावित हुआ है और इस शिक्षा सत्र के प्रभावित होने से यहाँ कार्यरत शिक्षकों और संबंधित यहाँ कर्मचारियों के जीवन पर क्या असर पड़ा है। तो जानते हैं इनसे कि किस तरीके का यहाँ पर जो है शिक्षकों के जीवन पर असर पड़ा है। जी, सबसे पहले आपका परिचय। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी संचालक साथियों को सादर नमस्कार। मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन किशनगढ़ से कोषाध्यक्ष एवं प्रवक्ता एवं इस विद्यालय डीजल पब्लिक स्कूल का संचालक एवं निदेशक इश्तियाक अहमद आज आपके सामने प्राइवेट स्कूल, निजी विद्यालयों का इस कोरोना काल में पक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने अभी 3-4 दिन पहले निजी विद्यालयों के संदर्भ में फीस स्थगन आदेश निकालकर ये आदेश दिया कि जब तक विद्यालय खुल नहीं जाते पूरी तरह से, तब तक कोई भी विद्यालय अपने अभिभावकों से फीस जो है वह प्राप्त नहीं कर सकता। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने फीस स्थगन आदेश निकालते समय इस बात का हवाला दिया है कि कोई सिलेबस नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब सिलेबस नहीं है तो आप अपने राजस्थान सरकार के राजकीय विद्यालयों में इस्माइल ऐप, दीक्षा ऐप के माध्यम से जो शिक्षा दे रहे हैं वे किस सिलेबस के तहत दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपके अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में, विवेकानंद विद्यालयों में आपने प्रवेश जारी किए हुए हैं, बाकायदा टाइम फ्रेम आपने जारी किया है। उसके बावजूद आप निजी विद्यालयों से आदेश देकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि वे अपने हक, अपने न्याय, अपना जो मेहनताना है, फीस है, वह नहीं ले। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने 9 अप्रैल को भी एक आदेश द्वारा लॉकडाउन की अवधि में निजी विद्यालयों को फीस लेने की मनाही की थी। लॉकडाउन की अवधि में मानवीय पक्ष को देखते हुए निजी विद्यालयों ने आपकी गाइडलाइन का, आपके निर्देशों का पूरा पालन इस उम्मीद में किया कि जब लॉकडाउन की अवधि के बाद सभी काम धंधे, रोज़गार फिर से चालू होंगे तो हमें भी अपना मेहनताना, अपना अधिकार लेने का आदेश, संशोधित आदेश आप जारी करेंगे। लेकिन इसके उलट आपने सभी रोज़गार धंधे आज चालू हो चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, बाज़ार खुल चुके हैं। यहाँ तक कि आपने अपने राजस्व और कर संग्रहण का कार्य को भी चालू कर दिया है। यहाँ तक कि आपने कर संग्रहण के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए शराब की दुकानों को भी खोलने के आदेश बहुत पहले दे दिए। तो मैं माननीय महोदय आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये अभिभावकों का, जनता का कल्याण और आर्थिक कल्याण करने का ठेका और दायित्व सिर्फ निजी विद्यालयों को ही आप क्यों देना चाहते हैं, जबकि निजी विद्यालयों ने लॉकडाउन की अवधि में भी
फीस की जो आपने स्थगन आदेश दिया था, उस वजह से आर्थिक संकट में घिरे होने के कारण अपने लिए निरंतर आपसे आर्थिक राहत पैकेज की मांग की, एफडी की जो राशियाँ जमा थी वह जारी करने की मांग की ताकि उनको कुछ संबल मिल सके, लेकिन आपने इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि आपने निजी विद्यालयों का जो मूल अधिकार है, जो उनका मेहनताना है, आरटी के तहत प्रवेशी विद्यार्थियों का पुनर्भरण राशि, वह भी आपने पूरी जारी नहीं करी। आपने जो बजट जारी करा वो आधा अधूरा जारी किया। 18-19 की जो किस्त थी द्वितीय, उसमें आपने 30 नवंबर तक बिल जनरेट करने वाले विद्यालयों को ही राशि जारी करने की शर्त रखी, जो न्यायोचित नहीं थी। इससे आपकी मंशा पे सवाल उठा। इसके अलावा आपने 19-20 का जो बजट जारी किया वह भी पूरा जारी नहीं किया। उसमें भी आपने निजी विद्यालयों को आधे अधूरा जो है पुनर्भरण किया और कई शर्तें लगाकर उनको अपने अधिकारों से वंचित कर दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि निजी विद्यालय अपने कर्मचारियों को वेतन दें, निजी विद्यालयों ने जो बैंकों से कर्ज ले रखे हैं, बसें ले के लिए, अपने भवनों के लिए, अपने अन्य जो विकास कार्य थे उनके लिए उनकी किस्तें जारी हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन से ऐसे क्षेत्र में आपने राहत दी है जो आप निजी विद्यालयों को राहत देने की आशा कर रहे हैं और आदेश दे रहे हैं? आपने बिजली के बिल में के बारे में भी आपकी सरकार ने ये घोषणा की कि हम बिजली के बिलों को स्थगित करते हैं और बिजली के बिल बिना पेनल्टी के जमा होंगे। वो घोषणा भी थोती निकली और बिजली के बिल मैंने खुद अपने विद्यालय का और घर का पेनल्टी के साथ जमा कराया। जब महोदय आप खुद कोई राहत देना नहीं चाहते, आप खुद कोई अपनी तरफ से राहत नहीं दे रहे हैं, तो फिर निजी विद्यालयों को इस घोर आर्थिक संकट में फंसाने वाला दमनकारी और दोगली नीति पर चलते हुआ निर्णय आप क्यों ले रहे हैं? क्यों उन्हें जो है घोर आर्थिक संकट में फंसा रहे हैं? आपने अपने विद्यालयों में शिक्षा जारी रखने के टाइम फ्रेम जारी कर दिए। आपने उनकी केंद्रीय विद्यालय जो राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत आते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर जो है फ़ीस की वसूली के मैसेज जा रहे हैं। आपने उस संदर्भ में कोई कार्य नहीं किया, उस संदर्भ में आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, उस संदर्भ में आपने केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित करके अभिभावकों को राहत देने की कोई पहल नहीं करी। सिर्फ आपके लिए निजी विद्यालय सबसे बड़ा लक्ष्य है। आप सिर्फ निजी विद्यालयों को ये आदेशित करते हैं कि वे अपनी फ़ीस नहीं लें, जिसकी वजह से वे घोर आर्थिक संकट में गिर गए। और पिछले 1 माह से 4 से 5 निजी विद्यालय संचालकों ने आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त किया, जिसके भी उत्तरदायित्व पूरी तरह से आपके ऐसे दमनकारी और भेदभावपूर्ण निर्देश और आदेश हैं। तो माननीय महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी जो सरकार बनना संभव हुआ है वह भी निजी विद्यालयों के समर्थन से ही संभव हुआ है। जब आपके चुनाव आए थे तब आपने निजी विद्यालयों को बहुत लोक लुभावन घोषणाएं करी। आपके माननीय मुख्यमंत्री ने, आपने स्वयं ने अपने विधानसभा क्षेत्र में निजी विद्यालयों के हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया, लोक लुभावन वादे किए, घोषणाएँ करी, जिन पर बिल्कुल आपने अमल नहीं किया। अगर आपका यही दमनकारी और यही भेदभावपूर्ण रवैया जारी रहा तो आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों में निजी विद्यालय संचालक आपको कड़ा सबक सिखाते हुए आपकी सरकार को पलटने का मादा रखते हैं। तो आप अपने इस दमनकारी कदम को वापस खींचते हुए आप ये फीस स्थगन आदेश जो आपने पूरी तरह से दोगली नीति पे चलते हुए कि हम तो पढ़ा लेंगे, हम तो प्रवेश भी दे देंगे, हमारे विद्यालय भी खुल जाएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं करें, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, घोर आर्थिक संकट में फंसते रहें और हम तमाशा देखते रहें, ये नीति अब नहीं चलेगी। महोदय, आप अपने इस आदेश को तुरंत वापस लें, संशोधित करें और निजी विद्यालयों के पक्ष में निर्णय करें, अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन सड़कों पर उतरेगा जिसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जय हिंद, जय भारत।